हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे दोस्तों डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला, जिसे हम लोग अवकलन भी कहते हैं। और अगर ये सारा जो फार्मूला का सीट है ना, ये डिफरेंशिएशन का देख सकते हैं आप, ये पूरा हमने तैयार किया है। और ये जितना भी आप फार्मूला का सीट देख रहे हैं, ये इधर भी है और यहाँ पे भी है। अगर इसे आप याद करके और बैठते हैं जब एग्ज़ाम हॉल में, तो आपका शायद एक भी क्वेश्चन इससे जो आने वाला है वो फंसे, है ना। आपका फंसेगा नहीं एक भी क्वेश्चन। और जो बेसिक है आपका अवकलन का, वो ये फार्मूला ही होता है, ठीक है। और इसको अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो कम से कम ये फार्मूला से ही 10 नंबर का आ जाता है, 10-12 नंबर, है ना। चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे एनीवे झारखंड बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उससे ये सारा का सारा लड़ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको समझ लेते हैं और उसके बाद अपने नोट्स पे आप उतार दीजिएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप पर आप या आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, इसका पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है क्या, डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला क्या है हमारा, कि d/dx, और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब अचर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई आप बताओ d/dx और 2 का अवकलन बताओ, तो इसका अवकलन सीधे 0 हो जाता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, 2 हो, 5 हो, 8 हो, ये सब कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। तो इन सभी का अवकलन क्या होता है? 0 हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरा फार्मूला आ रहा है dx/dx। कहने का मतलब जैसे मैं बोलूँ कि 2/2 बताओ, तो आप बताओगे 1, 3/3 बताओ, तो आप बताओगे 1 हो जाएगा, है ना, कट के। उसी तरह dx/dx कट के कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ये मेन फार्मूला होता है, ठीक है। अब d/dx x⁴n, इसके ऊपर अधिकतम क्वेश्चन आता है, तो क्या होगा आपका? जैसे यहाँ पे दे दिया d/dx और x⁴n का अवकलन क्या होगा। तो देखिए जो पावर आपको दिखाई दे रहा है ना, n, ये नीचे आ जाता है, यानी n जो है नीचे आ जाएगा पहले, और उसके बाद x जितना भी है, इसका पावर जितना भी है उसमें से 1 घट जाएगा, है ना। x⁴ जितना भी है उतना में से 1 घट जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे अगर x⁻³ का अवकलन पूछ दिया कि बताइए आप dx³ बराबर क्या होगा, पावर क्या है? 3 नीचे आ जाएगा, और x का पावर 3 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 2। समझ में आया दोस्तों? तो यही dx⁴n का x⁴n का अवकलन होता है, यानी डेरिवेटिव होता है। क्या होगा कि ये पावर जो होता है वो पहले आ जाएगा, और x का जितना भी घात है उसमें से 1 घट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x⁴n का n x⁻n-1। उसके आगे अब हम लोग देखते हैं d√x/dx। ये भी क्या होता है ना, कि x⁴, जैसे यहाँ पे √x दे दिया ना, तो √x का मतलब क्या होता है? x का पावर 1/2। तो ये भी x⁴n के ही रूप का होता है। अब इसको क्या करते हैं, इसका पावर जो होता है वो नीचे आ जाता है। जैसे मैंने लिखा कि d√x/dx = क्या होगा, तो ये जो पावर 1/2 है ये वाला, ये नीचे आ जाएगा, और x⁴ जितना भी है उसमें से 1 घट जाएगा, ठीक है, 1 घट जाता है। तो जब 1 घट जाएगा, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, d और ये √x दे दिया अपॉन में dx, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग d/dx, और √x का मतलब होता है x का पावर 1/2। तो ये जो पावर 1/2 देख रहे हैं ना, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे आगे, और x का पावर जितना भी उसमें से 1 घट जाएगा, 1/2 - 1। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो 1/2, और x का घात 1 में से 1/2 घटाएंगे ना, तो कितना बचेगा? -1/2। अब पावर ऋणात्मक है तो इसको नीचे ले जा सकते हैं, यानी 1/2, और x का पावर 1/2, और इसी को लिख सकते हैं 1/2√x, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि d√x/dx बराबर क्या होगा? 1/2√x, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए, d/dx और √x का अवकलन 1/2√x।
उसके बाद यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स और 1/x का अवकलन क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका तरीका बता दे रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखने में फ़ायदा करेगा। जैसे डी अपॉन डी एक्स दे दिया और 1/x का अवकलन करना है, तो यहाँ पे देखिए इसका x का पावर कितना है, 1। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक है। माइनस हर एक बार में लगाना है, माइनस लगाना है। फिर इसका पावर जितना है उतना लिख देना है, 1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद x का पावर जितना भी उसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने पूछ दिया डी अपॉन डी एक्स और 1/x² का अवकलन बताइए, तो फिर इसी पे है पूरा बेस्ड। तो क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पे पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद x का घात देखना है, तो x का घात 2 है तो 2 लिख देंगे ऊपर, और बटे में x का घात 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल 1/x² का अवकलन -2/x का घात 3। अब देखिए एग्जाम हॉल में ना ये देखने वाला नहीं है कि भाई आप कितना समय ले रहे हैं, है ना। वो तो ये देखेगा कि भाई आपने इसको कितना जल्दी इसको बना दिया है ऑब्जेक्टिव में, है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ही देगा आपको, सब्जेक्टिव में नहीं देगा, ये बेस है आपको। जैसे बताइए अब डी अपॉन डी एक्स दे दिया और 1/x का घात 3 दे दिया, है ना, और बोला कि भाई इसका डेरिवेशन बताइए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, उसके बाद x का घात कितना है, 3, तो 3 लिख देंगे, और x टू दी पावर 3 में 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 4, ठीक है। चलिए ये वाला 1/x वाला तो हो गया होगा कि 1/x का अवकलन क्या हो जाता है, 1/x का अवकलन क्या हो जाता है दोस्तों, तो -1/x², ठीक है। यहाँ पे उसी तरह मैंने यहाँ पे छठवां फार्मूला में लिख दिया डी अपॉन डी एक्स 1/x² का क्या हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पहले माइनस लगा देना है, उसके बाद घात 2 है तो 2 लिख देना है, और x का घात जितना भी है उसमें 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर सातवां फार्मूला है कि a के घात x का अवकलन क्या होगा, है ना। कहने का मतलब है कि d अपॉन डी एक्स और a टू दी पावर x का अवकलन क्या होगा। तो देखिए ये जो है ना, ये उसी तरह लिख देंगे a के घात x, और उसके बाद log लेना है, और ये जो होगा यहाँ पर a के जगह पे 2 4 5 कुछ भी हो, यहाँ पे आ जाएगा log a। तो हम पूछें कि d अपॉन डी एक्स a टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बताएंगे a टू दी पावर x log a, ठीक है। अब जैसे अगर कोई पूछ दे आप लोगों से कि 2 के घात x का अवकलन क्या होगा, d अपॉन डी एक्स और 2 टू दी पावर x बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, सिंपल ये जो दिया हुआ है वही लिख देना है, 2 के पावर x, और उसके बाद log लगाना है, और उसके बाद देखना है यहाँ पे a के जगह पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी हम बोले 2 के घात x का अवकलन क्या होगा, तो 2 के घात x log 2, राइट। आगे हम लोग देखेंगे जैसे 3 का घात x दे दिया, पूछा इसका डेरिवेशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, तो d अपॉन डी एक्स, ये 3 का घात x है तो क्या हो जाएगा, 3 का घात जो भी है वो लिख दीजिए, और फिर log लगाइए, और यहाँ पे a की जगह पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे दे दिया है हमारा कि e का घात x का अवकलन क्या हो। मैं बता दूँ आपको कि e का घात x का अवकलन या समाकलन पूछे तो वही हो जाता है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है ना। e टू दी पावर x का अवकलन क्या होगा, e टू दी पावर x। लेकिन अगर अब आपसे पूछ दिया जाए कि e के घात 2x का अवकलन बताइए, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर पूछ दिया कि भाई e के घात 2x का अवकलन बताइए, d अपॉन डी एक्स और e टू दी पावर 2x, तो अब आपको करना क्या है ना कि ये e का मैंने बोला कि जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका अवकलन वही हो जाता है, जो दिया है वही हो जाता है, e के घात 2x हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर इस 2x का भी अवकलन होता है, तो 2x का अवकलन करेंगे जो ऊपर पावर है ना, d2x अपॉन में dx। अब ये 2 जो है बाहर हो जाएगा, e के घात 2x, और ये जो 2 है ये बाहर हो जाता है, और dx/dx, ये देखिए ये 1 टाइम्स कट जाएगा। अब ये देख लिया जाए तो 2 एकम 2, और इसको आगे कर दीजिए, और e के घात 2x, ठीक है।
अगर मैं कुल मिलाकर बताऊं कि e के घात 2x का अवकलन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, e के घात 2x तो लिखना ही है ना, और ये 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, और x का अवकलन 1 होता है तो 2 आगे कर देंगे। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि e के घात 3x का अवकलन क्या होगा भाई, d/dx, और e⁻3x का अवकलन क्या होगा। आप क्या करेंगे यहाँ पे कि e के घात 3x का तो अवकलन e के घात 3x होता है, और 3x का करेंगे तो x का 1 और 3 बाहर हो जाएगा आगे, तो ये इसका अवकलन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद फिर आगे दे रहा है यहाँ पर d/dx log x का अवकलन क्या होगा। तो सिंपल करना क्या है, जो यहाँ पे log के साथ ये जो भी चीज़ दिया रहेगा ना वो 1 में आ जाएगा, तो यहाँ पे d/dx log x का अवकलन 1/x हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला कि d/dx log sin x तो 1/sin x। अब sin x का बाद में होगा उसका बात अलग है, लेकिन अगर log के साथ sin है तो 1/sin x, अगर log के साथ cos x है तो 1/cos x, log के साथ x² है तो 1/x²। क्लियर। चलिए यहाँ तक हो गया 10 फॉर्मूला। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कुछ होता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो अब देखा जाए तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, sin x का अवकलन cos x होता है, cos x का माइनस का sin x, और tan x का क्या होता है sec² x, इसको याद कर लीजिएगा। अब पूछा जाए कि d/dx cot x का क्या होगा, तो माइनस cosec² x, और फिर d/dx sec x का अवकलन तो sec x इंटू tan x, उसके बाद d/dx और cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, और sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x। और थोड़ा यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों, गौर करने वाली ये बात है कि जहाँ जहाँ C से शुरू हो रहा है, देखिए एक यहाँ पे C से शुरू हो रहा है, और एक यहाँ पे C से शुरू हो रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे भी हो रहा है, 3 जगह हो रहा है, तो तीनों जगह माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस, फिर यहाँ पे भी माइनस, फिर यहाँ पर भी माइनस, है ना। तो अगर मैं पूछूँ कि sin x का अवकलन क्या होगा, तो cos x, लेकिन cos x है तो माइनस का sin x, tan x है तो sec² x, cot x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो माइनस cosec² x, sec x का तो sec x तो आएगा ही, उसके संग में tan x आएगा। ठीक है, cosec x का माइनस आएगा, और cosec x तो आएगा, और साथ में cot x भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए आपका नहीं चलेगा। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम लोग ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका हम लोग अवकलन देखेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, यहाँ पे देखिए अब आ जाता है यहाँ पे कि d/dx, ये पहला फॉर्मूला है, d/dx sin इनवर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1/√1 - x²। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि cos इनवर्स का, तो देखिए जहाँ C से शुरू होगा तो माइनस आएगा, और अगर आपको sin इनवर्स का याद है ना, तो बस cos में क्या करना है कि यहाँ पे माइनस लगा देना है, और उसके बाद जो ऊपर है वही वाला लिख देना है, वही वाला बोल देना है आपको। ठीक है, कि d/dx cos इनवर्स x का क्या होगा, -1/√1 - x²। राइट। उसके बाद मैं बोलूँ कि तीसरा फॉर्मूला जो होगा tan इनवर्स x का क्या होगा, tan इनवर्स x का, तो d/dx tan इनवर्स x = 1/1 + x²। अब अगर मैं पूछूं कि cot इनवर्स का, तो इसके विपरीत होता है cot, तो क्या हो जाएगा, फिर वही वाला आएगा, ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा, और ये बस सिंपल इसके सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद d/dx sec इनवर्स x, और इसका होता है 1/x√x² - 1। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि cosec इनवर्स x का, तो बस ये माइनस आ जाएगा आगे, 1/x√x² - 1। ठीक है, तो ये फार्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सब फार्मूला डायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, इसको याद ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए अगर x है तो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर, अगर यहाँ पे x² है तो यहाँ पे 1 - x² का स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब जो भी x की जगह पे दिया रहेगा ना साइन इन्वर्स के साथ जो एंगल के रूप में, उसका
आपको √1 माइनस उतने का स्क्वायर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे फलनों के अवकलज का बीजगणित, यहाँ पे अब हेडिंग है हमारा फलनों के अवकलज का बीजगणित। तो जैसे कि जब अगर आपको दो फंक्शन दिया रहे, अगर वो प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, तो कैसे कैसे करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए दो फंक्शन दे दिया आपको, एक तो u है और दूसरा का v है। u किसको कह रहा हूँ, जैसे कि दो फंक्शन दे दिया है f(x), जैसे यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए एक फंक्शन f(x) दे दिया है ना, और एक फंक्शन g(x) दे दिया है, और इन दोनों का योगफल कर दिया है यहाँ पर। तो हम लोग अगर बोला जाए कि इसका डेरिवेटिव निकालिए आप, तो d/dx लगा देंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव जो है ना, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, यानी d/dx और f(x) और फिर प्लस d/dx और यहाँ पे आ जाएगा g(x). ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों फलनों का यानी दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव किया है। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे अब f(x) का रूप ले लेता है u और g(x) का जो रूप ले लेता है v है ना। मैं ये f(x) को u मान ले रहा हूँ और g(x) को v मान ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका बाहर हम अवकलन कर रहे हैं तो ये दोनों फंक्शन का अलग अलग हम लोग चिन्ह के साथ अवकलन ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि u का अवकलन हो जाएगा यानी du/dx और फिर v का अवकलन होगा dv/dx। उसी तरह अगर मान लीजिए ये तो योग के रूप में था, अगर आपको दूसरा नंबर में अंतर या घटाव के रूप में दे दिया जाए, जैसे u माइनस v, तो वही वाला लगाएंगे, बस यहाँ पे जो माइनस है वहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, यानी कि du माइनस v अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या होगा, du/dx माइनस dv/dx। अब देखिए ये जो होता है ना, इसे कहते हैं हम लोग गुणनफल रूप, है ना। और ये फार्मूला जो होता है ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी और ये भी। अब ये दोनों अगर याद है आपको तो समझ लीजिए कि आप तो एग्जाम में बाजी मारने ही वाले हैं। तो यहाँ पे अगर u इंटू v, इसका अगर अवकलन पूछा जाए कि भाई अगर दो फंक्शन गुणनफल के रूप में हो तो फिर कैसे होगा। जैसे यहाँ पे दे दे, अगर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ कि भाई x इंटू साइन x का अवकलन बताओ। ठीक है, d/dx और x इंटू साइन x का। तो देखिए ये वाले चीज़ को कोई भी आगे पीछे किसी को भी u भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र हैं हम। तो पहले वाले को u मान लेंगे और दूसरे वाले को v। तो जैसे हम लोग u और v मानेंगे तो अब हमारा फार्मूला लग जाएगा। क्या लगेगा, यही वाला। तो क्या होता है हमारा u बाहर और v का अवकलन, फिर प्लस दूसरा वाला बाहर और पहले वाले का अवकलन। फिर से समझिए, पहला इंटू दूसरा दिया हुआ है u इंटू v, तो u बाहर हो जाता है और v का अवकलन, अब फिर प्लस, अब की बार v को बाहर निकालूंगा और u का अवकलन। ठीक है, उसके बाद अगर अब देख लिया जाए कि भाग के रूप में हो, जैसे यही वाला जो फंक्शन है ये अगर भाग के रूप में हो, d/dx और यहाँ पे दे दिया x बटा में साइन x, मान लीजिए एज इस तरह दे दिएगा x बटा में साइन x। तो अगर पूछा जाए कि भाई इसका अवकलन बताइए, तो कैसे हम लोग बताएंगे। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला पोर्शन u और नीचे वाला v। अब इसका फॉर्मूला u/v का आना चाहिए आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d/dx और u/v का फॉर्मूला होता है, देखिए ये नीचे जो दिया हुआ है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए और ये बट्टा पार दीजिए। अब ऊपर देखिए v बाहर, u का अवकलन, फिर माइनस अब की बार u बाहर और इस v का अवकलन। ठीक है, तो क्या होता है du/v अपॉन में dx इज इक्वल टू, तो v यहाँ पे लिखोगे आप कि v बाहर u का अवकलन माइनस u बाहर v का अवकलन अब बटे में v का स्क्वायर। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों, बिना याद किए इसको आप याद कीजिएगा ना तो सारा का सारा याद हो जाएगा। बस केवल थोड़ा सा बस कंसिस्टेंसी का ज़रूरी है ना। यहाँ पे देखिए अब श्रृंखला नियम आ जाता है, इसी को कहा जाता है चैन रूल। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर नीचे दिया हुआ जैसे यहाँ पे दे दिया कि x² का अवकलन बताइए x के सापेक्ष, तो हमने x के सापेक्ष जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना वो नीचे आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे डायरेक्ट x⁴n का लग जाएगा। आपका ये जो 2 होता है ये नीचे आ जाता है यानी आगे, और फिर
एक्स का पावर जितना भी होता है उसमें से एक घट जाता है। और उसके बाद अब देखिए, ये पहले मैंने पावर का कर दिया अवकलन, ठीक है। अब ये अंदर का पावर के अंदर वाला मटेरियल का करेंगे तो डी, यहाँ पे एक्स का करेंगे हम लोग तो डी एक्स बाई डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक बार में कट जाता है, तो ये आ जाता है 2x का घात, 2 में से घटेगा तो 1 बच जाएगा, और 1 का गुणा इन सभी में हो जाएगा तो इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे 2x आ जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि x स्क्वायर का अवकलन कीजिए और y के सापेक्ष कीजिए तो डी एक्स स्क्वायर अब अपॉन में डी वाई। अब की बार मैं y के सापेक्ष कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे डी वाई। अगर मैं t के सापेक्ष करता तो बटा में t डी टी आ जाता। अब देखिए पावर जो है नीचे आ जाएगा 2, और x का पावर जितना भी है उसमें से 1 घट जाएगा, घटा दिया मैंने। उसके बाद फिर इस x का करेंगे, है ना। तो x का करेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो 2 और x का पावर 2 में से घटेगा तो x, और ये फिर डी एक्स बाई डी वाई। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये अब ख़त्म होने वाला नहीं है। क्यों? अगर यहाँ पे अगर ये y होता और उसी के रिस्पेक्ट में होता तब तो ये कट जाता, लेकिन यहाँ पे x है और हम y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो अब डी एक्स बाई डी वाई का मान जब रहेगा तो ही यहाँ पे रखेंगे, वरना नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो ये भी फार्मूला कंप्लीट हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला नियम में पहला रूल है हमारा कि अगर मान लीजिए y दिया हुआ है और d अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर y स्क्वायर दिया हुआ है, किसके सापेक्ष में अवकलन हो रहा है, x के सापेक्ष में, तो पावर जो है नीचे और y के घात 2 में से घटेगा तो 1 बच जाएगा y का घात, है ना। लेकिन इस y का भी होगा अंदर वाले का, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो y का घात 3 का अगर अवकलन मैं पूछूं कि क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि y का घात 3 को, ये जो पावर है 3 वो नीचे, और y का घात 3 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और फिर इस y का भी अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। वाई क्यू का अवकलन क्या होगा, ये 3 बाहर हो जाएगा, y का घात 3 में से घटेगा तो 2, और फिर इस y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। फिर उसके बाद चौथा नंबर में आ जाता है, अगर y का घात 4 दे दिया तो 4 नीचे, y का घात 4 में से घटाएंगे तो y का घात 3, और फिर से y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं पूछूं कि साइन y का x के सापेक्ष हो रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन y का कॉस y। अभी अभी हम लोग जाने हैं कि साइन का अवकलन कॉस, तो कॉस हो गया, यहाँ पे आपका एंगल y है तो यहाँ पे y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंगल अगर x रहता तब तो ख़त्म हो जाता, खाली कॉस y। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पर अगर x के सापेक्ष करें और यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे cos x होके और ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे y आ रहा है तो फिर y का भी करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यानी साइन y का डी साइन y अपॉन में डी एक्स दे दिया है तो क्या होगा cos y, और फिर इस y का भी एंगल का भी होता है तो डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरह छठवां नंबर tan y का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष में, तो tan का क्या होता है, सिंपल सेक स्क्वायर y, है ना। यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे y है तो यहाँ पे सेक स्क्वायर y, फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। उसी प्रकार फिर log y का अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका डेरिवेटिव बताइए, तो log y का क्या होगा, देखिए log के साथ y है तो 1/y होगा, और y का फिर से करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। उसी तरह e के घात y का अगर अवकलन किया जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो जो भी रहता है वही हो जाता है, तो e के घात y वही हो जाएगा इसका अवकलन। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए कि x के सापेक्ष कर रहे हैं और इसका पावर y है, तो अब ये y का भी होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको और उसका घात n है, ठीक है। जैसे फंक्शन में मैं बोल दूँ कि जैसे यहाँ पे दे दिया, जैसे x स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3, इसका अवकलन बताइए डी अपॉन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात 3 का। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसको x की तरह देखेंगे, है ना, ये पूरा पोर्शन x की तरह, तो इसका पावर ये n है, तो ये पावर 3 नीचे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है।
तो वही वाला आ रहा है कि ये n जो है पहले, और उसके बाद जितना भी फंक्शन का पावर है उसमें से एक घटा देंगे। उसके बाद ये अंदर वाले का करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलिए तो उसी तरह कहने का मतलब है ना, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आ जाता है डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे फंक्शन का घात कुछ भी आ जाए, जैसे n हमने मान लिया, n मान लिया, तो ये n जो है नीचे आ जाएगा और जितना भी फंक्शन का पावर है एफ एक्स का पावर n है उसमें से एक घटा देंगे और उसके बाद इस फंक्शन का भी अवकलन किया जाता है डी अपॉन डी एक्स और इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं तब इसको। अब जैसे रूट फंक्शन का दे दिया कि भाई रूट फंक्शन का क्या अवकलन होगा, तो मैंने बताया था रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। उसी तरह अगर फंक्शन के अंदर रूट लगाकर है ना, मतलब रूट के अंदर फंक्शन है तो क्या होगा 1/2 रूट अंडर फंक्शन, और इस फंक्शन का भी फिर से अवकलन करना है आपको। ठीक है, तो डी फंक्शन अपॉन में डी एक्स। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं लॉग फंक्शन का अवकलन अगर पूछा जाए कि डी अपॉन डी एक्स लॉग फंक्शन का, तो क्या होगा 1 में फंक्शन है ना, जो भी यहाँ पे लॉग के साथ रहता है वो क्या हो जाता है 1 के बटे में आ जाता है। यहाँ पे फंक्शन है तो 1 में फंक्शन। अब फिर इस फंक्शन का अवकलन करेंगे ना तो डी फंक्शन बटा में डी एक्स। राइट, अब आगे आ जाते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे ई के घात फंक्शन का अवकलन पूछ दिया कि डी अपॉन डी एक्स और ई टू दी पावर यहाँ पे फंक्शन दे दिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, मान लीजिए साइन एक्स दे दिया, तो कैसे करेंगे, तो जो भी ई के घात जो भी है उसका अवकलन ई के घात वही हो जाता है। अब फिर लेकिन यहाँ पे पावर हमारा एफ एक्स है तो डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। राइट, समझ में आया। उसके बाद साइन एक्स जैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन में दे देगा, जैसे डी अपॉन डी एक्स और साइन यहाँ पे एफ एक्स दे दिएगा, तो साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, लेकिन इस एंगल का भी करना पड़ेगा आपको। एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा डी एफ एक्स बटा में डी एक्स, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसका होगा। उसके बाद फिर डी अपॉन डी एक्स और tan एफ एक्स का अगर पूछ दिया जाए कि इसका क्या होगा अवकलन, तो tan एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इस फंक्शन का भी अवकलन करना पड़ेगा डी फंक्शन बटा में डी एक्स। उसी तरह डी अपॉन डी एक्स और साइन इन्वर्स एफ एक्स का पूछ देगा कि क्या होगा, तो अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स का मैंने बताया था 1 में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये जो एंगल के रूप में है साइन इन्वर्स के साथ उसका फिर से होगा तो डी अपॉन डी एक्स और एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी रहेगा साइन इन्वर्स का तो होगा ही आपका, और इसके साथ जो एंगल है उसका भी होता है। उसके बाद फिर आगे हम लोग देख लें ये 16 नंबर, ये डी अपॉन डी एक्स टेन इन्वर्स एफ एक्स का अवकलन क्या होगा, तो टेन इन्वर्स का हमने क्या बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के जगह पे क्या है एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम लोग एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी अपॉन डी एक्स और एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये चैन रूल था जो भी बेसिकली जो इसमें फॉर्मूला लगने वाला है चैन रूल में, है ना, ये हमने आपको बताया। और चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मूला, और थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। यहाँ पे देखिए अब ये लघुगणकीय फलन के कुछ गुणधर्म आ जाता है ना, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है बीच बीच में क्वेश्चन में। अच्छा, ये कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो ये समाकलन और अवकलन दोनों में काम करने वाला है। अवकलन तो जान लीजिए कि समाकलन का बोल दिया जाए रीढ़ का हड्डी है ना। अगर अवकलन कंप्लीट है तभी समाकलन समझ में आएगा, वरना समाकलन नहीं आएगा समझ में। इसलिए फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पे देखिए लघुगणकीय फलन के कुछ गुणधर्म, यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन दे दिया आपको, जैसे log 2 × 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग log 2 प्लस log 3, है ना। उसी तरह कहने का मतलब है log m × n रहेगा, m गुणे m, तो आप क्या करें m गुणे n दे दिया है तो आप क्या करेंगे कि दोनों के साथ log ले लेंगे और प्लस बीच में लगा देंगे, यानी log m प्लस log n। ठीक है, अब उसी तरह अगर मान लीजिए कि log m/n है तो फिर क्या करेंगे
तो log m ले लेंगे हम लोग और फिर माइनस लगाएंगे और log n भी ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया कि log यहाँ पे बेस के रूप में n दिया हुआ है, ठीक है। ये n का पावर m नहीं है, यहाँ पे बेस जो है n दे दिया है और यहाँ पे m है, log बेस n m बराबर क्या हो जाएगा, तो ये log m ऊपर लिख लेंगे, बट्टे में क्या आ जाएगा, ये log n, ठीक है। जो बेस में है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको दे दिया यहाँ पर कि log m का घात n, तो ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट हो जाता है दोस्तों। log m का घात n क्या हो जाएगा, तो ये पावर जो है वो नीचे आ जाता है और ये सिंपल log m हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए फॉर्मूला अगर लागू करना हो गया, जैसे log x का घात यहाँ पे sin x दे दिया। अब यहाँ पे देखिए लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये sin x जो है नीचे आ जाता है, sin x नीचे, ठीक है, और log x हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि जैसे log m का घात n है तो ये n जो है नीचे आ जाएगा और log m। उसके बाद जैसे यहाँ पे दे दिया log बेस b m यहाँ पे दे दिया है ना। तो क्या हो जाता है हमारा कि log c m इंटू log b c हो जाता है, ठीक है। एक बार क्या करना है आपको कि log यहाँ पे c लगाना है, दोनों पे कह रहा हूँ। यहाँ पे पहले वाले पे log c लगा देना है, उसके साथ log m ले लेना है, उसके बाद log b, और उसके बाद ये जो c ख़त्म हो रहा है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो आपको कंप्लीट ही कर लेने में अच्छा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर दे दिए जैसे कि 6वां नंबर में कि log बेस a और a यहाँ पे दे दिया, तो इसका मान क्या होगा, तो 1 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे दे देगा कि log n का बेस n m दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये अब की बार क्या होगा ना कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो 1 के बटा में जब लिखूँगा ना तो ये m जो है बेस में आ जाएगा और ये n यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस ये उल्टा हो जाएगा आपका। log बेस n m बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में log बेस m n। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि e के घात log x का अवकलन, तो ये देखिए समाकलन में ना ये हम बोलते कि चैप्टर नंबर 9 में आपको बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा, बीच बीच में कहीं कहीं ज़रूरी पड़ जाता है। ये बच्चों को पता ही नहीं होता है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है और बन ही नहीं पाता है। तो e के घात log x का अवकलन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अवकलन तो कुछ होगा ही नहीं, e के घात log x दिया रहेगा। तो अब देखिए e log को छोड़ देना है आपको, जो भी यहाँ पे है वही वाला लिख देना है। जैसे e log sin x दे दिया तो e log को छोड़ देंगे, खाली sin x लिख देंगे, ठीक है। एक और गुणधर्म होता है कि log e का मान कितना होता है, 1। यहाँ पे देखिए log बेस a का मान कितना था, 1। उसी तरह log 1 का मान कितना होगा, 0 होगा। ये सब बातों को कंप्लीट रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कि बीजीय फलनों के त्रिकोणमितीय विस्थापन, यानी कि अगर मान लीजिए कि बीच में अगर फंक्शन आ जाता है और उसमें आपको दे दिया है कि √a² - x² दे दिया है इस तरह फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर, यहाँ पे 4 - x भी दे सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे x² रहेगा। यहाँ पे 4 - x² दे दिया, तो आपको ध्यान में रखना है कि 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो आप देखिए इसी रूप में आ गया है। तो वहाँ पे हम लोग x के जगह पे क्या पुटअप करके इसको आसानी से हम लोग रूट के बाहर कर सकते हैं। तो जब भी आपको अगर यदि √a² - x² फंक्शन अगर दिखाई दे तो उसमें आप x बराबर अपने सुविधा के अनुसार x बराबर a sin थीटा, अधिकतर केस में आपको x बराबर a sin थीटा पुटअप कर देने से आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर a है तो यहाँ पे a, अगर यहाँ पे 4 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। या x बराबर a cos थीटा भी पुटअप किया जाता है अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। उसके बाद फिर यदि √a² + x² है तो x के जगह पे a tan थीटा या x बराबर a cot थीटा पुटअप कीजिए। फिर यदि आपको √x² - a² दिखाई दे रहा है तो x बराबर a sec थीटा या x बराबर a cosec थीटा आप पुटअप कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका बीच बीच में यूज होने वाला त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय सूत्र है आपका चैप्टर नंबर 3 में हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर का ये फार्मूला है जो कि बहुत ही मोस्ट पड़ जाता है, बीच बीच में ज़रूरत पड़ता है तो लड़के पजल हो जाते हैं और इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और फिर इसी प्रकार 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 है, इधर भेज देंगे तो माइनस, यानी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होगा, है ना, जैसे यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स हुआ था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर माइनस रहता है तो साइन के पदों में आ जाता है, अगर प्लस आता है तो कॉस के पदों में, ठीक है। उसके बाद कॉस 2x बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये कॉस के पदों में होता है और ये साइन के पदों में होता है। तो कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको कैसे किया जाता है ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपको पता होगा कि कैसे हो जाता है, क्योंकि 11th क्लास तो आप पढ़ के आए हैं। यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला ये कॉस का था, अब ये साइन 2x का tan के पदों में अगर पूछा जाए कि क्या होगा, तो साइन 2x बराबर होता है 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है cos 2x बराबर क्या होगा, तो cos 2x का फॉर्मूला अगर tan के पदों में पूछा जाए, जैसे यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला tan के पदों में ये होता है, तो cos 2x का क्या होगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद tan 2x का फॉर्मूला, तो 2 tan x बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद sin 3x का फॉर्मूला, तो 3 sin x माइनस 4 sin qx। अब देखिए अगर cos 3x का पूछ देना तो बस ये जो 4 पीछे दिया हुआ है ना साइन में, ये आगे आएगा 4 cos qx माइनस 3 cos x, ठीक है। उसके बाद ये tan 3x का ये हो जाएगा पूरा। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मैंने एक एक का एक्सप्लेनेशन भी किया। अगर मैं सिंपल पढ़ दिया रहता तो ये शायद 8 से 7 मिनट में समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन पढ़ने से नहीं होता है, ये समझने से भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने का तो काम आप भी कर लेंगे कि भाई ये इस तरह पढ़ा जाता है डी अपॉन डी एक्स और एक्स टू दी पावर एन, लेकिन उसका अगर यूज थोड़ा सा पढ़ लें तो काफ़ी दिमाग में मतलब सेट भी हो जाता है ना। चलिए अब आपका स्क्रीनशॉट का लेने का बारी है। अब देखिए ये पहला वाला पेपर है, तो आपको ये उतारना है, आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ तक उतार लीजिएगा। फिर ये दूसरा वाला है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखें, ये देखिए उसके बाद अब ये लास्ट पन्ना लोगरिथम वाला, उसके बाद ये भी है थोड़ा सा, उसके बाद ये, उसके बाद ये लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आगे वाला मेरा जो वीडियो लेक्चर होगा वो समाकलन वाला रहेगा, ठीक है। और जितना भी फार्मूला का होगा मैं आपको कोशिश करूँगा कि पूरा चैप्टर वाइज आपको दे दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।